हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स और कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री पे दो लेक्चर्स दिए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जहां पे हमने डिस्कस किया कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यहाँ पे कैसे आए और कौन कौन से कंटेंडर्स यहाँ पे रहे। जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि पहले वो जाके देखें। तो शुरू करते हैं एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं जरा आपको इसका बैकग्राउंड समझा देता हूं। एज आई विल जूम दिस मैप एंड यू विल गेट टू नो हाउ बिग द कार्नेटिक वाज। देखिए, जो ये यहां से जो ये रीजन है ना, जो लाइट ग्रीन के अंडर है, ये वाला रीजन, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये कार्नेटिक का रीजन था। और यहाँ पे जो रूलर था वो एक नवाब था जिसका नाम था सादतुल्ला। उसके बाद सादतुल्ला का जो डिसेंडेंट है अनवरुद्दीन, वो इस पे रूल कर रहे थे। और आपने अगर मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे अब दो ही कंटेंडर्स थे, एक था ब्रिटिश और एक था फ्रेंच। फ्रेंच जो है वो पुडुचेरी में बैठे हुए थे और ब्रिटिश जो है वो मद्रास में बैठे हुए थे। ना ब्रिटिश चाहती थी कि फ्रेंच यहाँ पे रहे, ना फ्रेंच चाहती थी कि ब्रिटिश यहाँ पे रहे। इस रीजन पे जो कंट्रोल कर रहा था वो था अनवरुद्दीन, और आप मानिए कि ब्रिटिश और फ्रेंच उसके टेनेंट्स थे, किराएदार थे। तो क्या होता है, अब ना तो ये चाहते थे ये यहाँ पे रहे, ना ये चाहते थे ये यहाँ पे रहे, और उसी की वजह से एंग्लो कार्नेटिक वार्स शुरू होते हैं। और पैरेलली यहाँ पे जो है ये वाला रीजन, हैदराबाद का रीजन, ये डोमिनियन एक था, ठीक है। यहाँ पे निजामुल रूल कर रहे थे। हैदराबाद का जो फाउंडर था वो निजामुल मुल्क था। और यहाँ की स्टोरी यहाँ से पैरेलल है, क्योंकि यहाँ साउथ में 1760 में बैटल ऑफ वांडीवाश लड़ा जाता है, और पैरेलली यहाँ पे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाता है। आइए अब इस चीज को समझते हैं पूरे डिटेल्ड में। देखिए, फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वार, हिस्टोरिकल रीजन जो है वो क्या था। हिस्टोरिकल रीजन जो है वो सबसे पहले ये बताता है कि एक्सटेंशन ऑफ यूरोपियन वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया। अब ये क्या मतलब है कि एक्सटेंशन ऑफ यूरोपियन वॉर? देखिए, इस चीज को हम समझते हैं मैप पे। एज आई विल जूम दिस मैप एंड यू विल गेट टू नो दिस टॉपिक क्लियरली। देखिए, ये जो यहाँ पे रीजन है, ये वाला जो मैं अभी रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। और यहाँ पे एक साइड से ब्रिटिश थे और एक साइड से यहाँ पे फ्रेंच थे। ऑस्ट्रिया जो है वो एक पावरफुल कंट्री मानी जाती थी उस टाइम पे। और ऑस्ट्रिया जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके साइड में जो ये वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये आज का इटली है। और इटली के कुछ शहर यहाँ पे थे, कुछ सिटीज थे या कुछ स्टेट्स थे यहाँ पे जो बटे हुए थे। और जो ऑस्ट्रिया थी ये इस इटली पे क्या कर रही थी,
ये इस इटली पे कंट्रोल कर रही थी। इटली आप मानो आज का गुजरात। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट्स थे वो बहुत ही ज्यादा थे। अगर आपको पता होगा, यहाँ से एक लोता रूट था ट्रेड के लिए। और मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे ब्रिटिश भी कब्जा जमाना चाहती थी और यहाँ पे फ्रेंच भी कब्जा जमाना चाहती थी। अब क्या हुआ, जो यहाँ का पॉलिटिकल रीजन था ऑस्ट्रिया में उस टाइम, यहाँ पे एक कंटेंडर थे, मतलब दो कंटेंडर्स थे। ब्रिटिश ने अपना कंटेंडर यहाँ पे लगाया था और फ्रेंच ने अपना कंटेंडर यहाँ पे लगाया था। हुआ क्या था? हुआ ये था कि यहाँ पे एक लेडी थी, उसका नाम था मारिया थेरेसा। वो ब्रिटिश की कंटेंडर थी। ब्रिटिश उसको सपोर्ट कर रही थी यहाँ पे रूल करने के लिए, और फ्रेंच किसी और को सपोर्ट कर रही थी। हुआ ये कि मारिया थेरेसा ने यहाँ पे इलेक्शन जीते और वो सत्ता में आ गई। अब जब वो सत्ता में आ गई तो वो जाहिर सी बात है वो ब्रिटिश को ही सपोर्ट करेगी, जिसकी वजह से फ्रेंच और ब्रिटिश में आपस में झगड़ा हुआ। और इसी झगड़े को नाम दिया गया एक्सटेंशन ऑफ, ये जो लड़ाई है, इसी झगड़े को नाम दिया गया यूरोपियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ यूरोपियन वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया। अच्छा, क्या बोल रहा है इसको जरा डिटेल में समझते हैं। अंडर दिस इवेंट मारिया थेरेसा सैट ऑन द थ्रोन ऑफ हैम्बर्ग ऑस्ट्रिया विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश एंड अ फ्यू अदर कंट्री, जो मैंने आपको अभी बताया था इटली वाला। ठीक है, द फ्रेंच स्टूड अगेंस्ट दिस डिसीजन। दिस वाज द इनिशियल कॉज of rift between French and Britishers, which also had an impact in India। अब क्या हुआ, ये हिस्टोरिकल रीजन था और यही एक्सटेंड हुआ इंडिया में। इसी झगड़े को इन्होंने बढ़ाया कहां पे? इंडिया में। इंडिया में कैसे बढ़ गया? अब कॉज क्या था? सबसे पहला कॉज ये था कि जो ब्रिटिश नेवी है उसका जो कैप्टन था, कैप्टन बर्नेट, उसने कुछ फ्रेंच शिप्स कैप्चर की, जिसकी वजह से यहाँ का जो गवर्नर था, फ्रेंच गवर्नर जनरल, उस डुप्ले, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, उसने क्या किया, उसने हेल्प ली लाबुर्दानिस से, जो कि फ्रेंच गवर्नर था मॉरिटियस का। और उन्होंने मद्रास पे अटैक किया, जो मैंने आपको अभी बताया, जहां पे ब्रिटिश था, ये मद्रास। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया। डुप्ले नॉट नॉट ओनली डिफीटेड बट ऑल्सो ह्यूमिलिएटेड मॉर्स। ठीक है, मॉर्स जो ब्रिटिश गवर्नर था मद्रास का, उसने ना ही उनको डिफीट किया बल्कि उन्होंने उसको बेइज्जत भी किया। आफ्टर ही एक्सेप्टेड द डिफीट, द टेरिटरी ऑफ कर्नाटक वाज अंडर नवाब अनवरुद्दीन बैक देन, जो मैंने आपको अभी बताया था कि कर्नाटक इसके कंट्रोल में था, इस नवाब के कंट्रोल में था। और नवाब नहीं चाहता था कि इंटरफेरेंस हो ब्रिटिश से या फ्रेंच से। अब जब मोर्से ने ये जंग हारा वहां पे, तो मोर्से गया अनवरुद्दीन के पास और बोला कि जरा आप समझाइए इनको, ये हमें यहाँ पे रहने ही नहीं दे रहे हैं। तो अनवरुद्दीन जब ब्रिटिशर्स के पास, ये फ्रेंच के पास जाते हैं, फ्रेंच बोलता है इनको, ये डुप्ले बोलता है इनको कि जो ये मद्रास है ये एंटायर 5 करोड़ रुपीज रेवेन्यू देता है, और आप नवाब होके इस पूरे कर्नाटक से आप प्रॉफिट कमाते हो 2 करोड़ रुपए। आप मुझे इनको यहां से भगाने दीजिए और मैं आपको मद्रास दे दूंगा। तो अनवरुद्दीन केम इनटू ग्रीडीनेस, तो उसने कहा ठीक है, यही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। Dupleix smartly Dupleix smartly used Anwaruddin to forbid the English from waging war in his territories, so that French settlement could be protected till the French forces acquired enough strength। ठीक है, Dupleix had promised the Nawab to return Madras back to him after he defeated the British, but he did not। This was the main cause of rift between the French and the Nawab। जब डुप्ले इसको ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपको ये दूंगा, लेकिन जब वो ब्रिटिशर्स को यहाँ से खदेड़ देता है, तो जो फ्रेंच का डुप्ले है वो प्रॉमिस नहीं रखता है, जिसकी वजह से नवाब और फ्रेंच के दरमियान एक रिफ्ट होता है। और
उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ सेंट थॉमस, जो कि 1748 में लड़ा जाता है, जहां पे जहां पे फ्रेंच की आर्मी जो है वो नवाब की आर्मी को डिफीट देती है। ठीक है, अब क्या हुआ इस लड़ाई में आपको ये नोट करने वाली बात है कि नवाब जो है अनवरुद्दीन, उसने अपने कमांडर महफूज खान को भेजा लगभग 10,000 की आर्मी के साथ, और जो फ्रेंच कंटिजेंट था वो कैप्टन पैराडाइज के अंडर लड़ रहा था, जिसको टोटल 700 सोल्जर्स साथ थे। और इसके बावजूद भी फ्रेंच ने शिकस्त दी नवाब को, और यहां से ये क्लियरली पता चल गया फ्रेंच को कि हम इंडियन किंग्स को डिफीट कर सकते थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि फ्रेंच के पास मॉडर्न वार टैक्टिक्स थे, फ्रेंच के पास बंदूकें थी, और जो नवाब है उनके पास ट्रेडिशनल हथियार थे। इसीलिए ये मेन कॉज था कि नवाब क्यों हारा यहाँ पे। अच्छा, अब क्या बात हुई, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया कि यहाँ पे फाइट होती है, वार होता है, और उसके बाद ट्रीटी होती है, फिर से फाइट होती है। ठीक है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे फिर से एक ट्रीटी साइन होती है। ए ट्रीटी वाज साइन बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश विच वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। ठीक है, एक ट्रीटी है जिसका नाम था एक्सला चैपल, जो कहां पे हुई थी? जो ऑस्ट्रिया के मतलब यूरोप में हुई थी साइन। क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने समझौता किया कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए ट्रेड का प्रॉफिट जो है वो 60% आप रखो और 40% आप रखो, और जब ये समझौता हुआ तभी जो इंडिया में इन्होंने घसीटा था इस लड़ाई को, वो भी वहां पे समझौता हुआ उस चीज का भी। Because of which of the war of accession Austria ended, there was peace between French and British in Europe. There was peace amongst them in India too, according to the Treaty of Aix-la-Chapelle. ठीक है, मद्रास को वापस दिया गया ब्रिटिशर्स को, और वहां पे शांति हुई। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? द बैटल ऑफ सेंट थॉमस वॉज इंपॉर्टेंट। क्यों ये इंपॉर्टेंट था? क्योंकि यूरोप को पता चल गया कि इंडियन किंग्स कितने वीक है, इंडियन रूलर्स कितने वीक है, और हम यहाँ पे कब्जा जमा सकते थे। फिलहाल ये आए थे यहाँ पे ट्रेड के लिए, अब इन्होंने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट करना शुरू किया। ठीक है, ये यहाँ पे नवाब अनवरुद्दीन है, और ये फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वार है। आइए समझते हैं सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार को। देखिए, सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार को समझने से पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, और वो बैकग्राउंड हम किस पे देखेंगे? इस चार्ट पे जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार में दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई, एक कार्नेटिक इन्वॉल्व हो गया और हैदराबाद इन्वॉल्व हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सादतुल्ला जो है वो कार्नेटिक के फाउंडर है, और सादतुल्ला का जो बेटा है वो सादतुल्ला का जो नेफ्यू है वो दोस्त अली है। ठीक है, यानी कि सादतुल्ला के बाद यहाँ पे जो नवाब थे वो दोस्त अली था। ठीक है, दोस्त अली का एक बेटा था, उसका नाम था अनवरुद्दीन, और एक दामाद था, उसका नाम था चंद्र साहिब। रियल हायर टू द थ्रोन कौन था? अनवरुद्दीन, यानी कि यही बेटा था तो यही नवाब भी था, और यही नवाब भी है अभी के लिए, अभी इस टाइम पीरियड में। ठीक है, और चंद्र साहिब जो था वो इसका दामाद था, और इसकी एस्पिरेशन बहुत हाई थी कि मैं ही यहाँ पे नवाब बन जाता, मैं ही यहाँ पे नवाब बन जाता। ये दिन भर यही गीत गाता था। और अब अनवरुद्दीन का जो बेटा था अपना, उसका नाम था मोहम्मद अली। ठीक, और चंद्र साहिब का जो बेटा था वो था राजा साहिब। अगर हम दूसरे स्टेट की बात करेंगे हैदराबाद की, तो हैदराबाद का जो फाउंडर था वो निजामुल मुल्क था, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। निजामुल मुल्क का जो बेटा था वो था नासिर जंग। ठीक है, ये यहाँ पे रियल हायर टू द थ्रोन था, और अनवरुद्दीन यहाँ पे रियल हायर टू द थ्रोन था। ठीक है, अनवरुद्दीन के बाद जो रियल हायर टू द थ्रोन था वो मोहम्मद अली था। ठीक है, इसको आप याद रख लेना। अच्छा, तो क्या बात हुई? अच्छा, नासिर जंग के बारे में हमने पढ़ा। अब मुजफ्फर जंग कौन था? मुजफ्फर जंग निजामुल मुल्क का ग्रैंड सन था। ठीक है, अब डुप्ले
को टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना था। डुप्ले सोच रहा था कि मैं कैसे अपनी टेरिटरीज बढ़ाऊं, क्योंकि उसने पहले ही देखा था इंडियन रूलर जो है वो वीक है। उसने एक फॉर्मूला निकाला, पॉलिसी ऑफ किंग मेकर, ठीक है। इस पॉलिसी में ये क्या करने बैठा, इसने क्या किया, इसने देखा कि एस्पिरेशन किसकी है जो गद्दार निकलेगा अपने रीजन का। उसने उनकी लिस्ट बनाई और देखा कि यहाँ पे चंद्र साहिब जो है उसकी बहुत ही ज्यादा एस्पिरेशन है नवाब बनने की, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की। इसने क्या किया, इसने इन दोनों को बताया कि मैं आपको नवाब बना सकता हूं, और इसको ये मुजफ्फर जंग को ये बताया कि मैं आपको सूबेदार बना सकता हूं, ठीक है, अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो। अब क्या मसला हुआ, अब जो डुप्ले था, डुप्ले ने टीम बनाई किसके साथ, चंद्र साहिब के साथ और मुजफ्फर जंग के साथ, और इसने क्या किया, इन्होंने अटैक किया अनवरुद्दीन पे। अनवरुद्दीन पे जब इन्होंने अटैक किया, और उस बैटल को नाम दिया गया बैटल ऑफ अंबोर, ठीक है, अंबोर। और उस बैटल को जब बैटल ऑफ अंबोर नाम दिया, उस बैटल में क्या हुआ, उस बैटल में इन्होंने अनवरुद्दीन को एलिमिनेट किया, और अनवरुद्दीन यहाँ पे किल हो गए, मर गए, ठीक है। जब अनवरुद्दीन एलिमिनेट हो गए तो अब रियल हायर टू द थ्रोन कौन थे, मोहम्मद अली, ठीक है। अब मोहम्मद अली रियल हायर टू द थ्रोन थे, लेकिन मोहम्मद अली जो था वो इन्फेंट था। मोहम्मद अली ने क्या किया, मोहम्मद अली को भगाया गया यहाँ से, और उन्होंने एक जगह जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली, ठीक है, वहीं पे एक फोर्ट है, वहीं पे उन्होंने पनाह ली, ठीक है, और वो वहीं पे छुपे बैठे। अब इसको पता था कि अगर मुझे थ्रेट है, चंद्र साहिब को पता था अब अगर मेरी गद्दी पे कोई बैठेगा वो अनवर अली होगा, और उसको जो थ्रेट था वो इसको एलिमिनेट करना था। ये और इसका बेटा राजा साहेब, ये दोनों आए कहाँ पे, त्रिचुपली, और वहीं पे बैठे और इसको ललकारने लगे कि अगर माँ का दूध पिया है तो बाहर निकलो। ये इसको एलिमिनेट करना चाहते थे, लेकिन ये यहीं पे बैठे, ठीक है। अब अगर हैदराबाद की बात करेंगे तो डुप्ले ने वहां पे भी एक गेम खेला। डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने नासिर जंग की आर्मी में रिवोल्ट करवाया नासिर जंग के खिलाफ, और जब नासिर जंग की आर्मी उसके खिलाफ हो गई तो मुजफ्फर जंग को इसने जल्दी जल्दी वहां पे थ्रोन पे बिठाया, और अब नासिर जंग जो थे वो साइड में हो गए, क्योंकि अब इसके आर्मी इसको सपोर्ट ही नहीं कर रही थी, ना तो पब्लिक सपोर्ट कर रही थी। अब आर्मी किसके कंट्रोल में थी, मुजफ्फर जंग की कंट्रोल में थी। मैं होप करता हूं कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि असल में क्या हुआ था। मेन रीजन ऑफ सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार, मेन रीजन ऑफ सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार, देखिए, द डिस्प्यूट ओवर एसेशन ऑफ द थ्रोन ऑफ कार्नेटिक एंड हैदराबाद, ये जो मैंने अभी बताया। इंक्रीज इन द एपिटाइट ऑफ टेरिटोरियल हंगर ऑफ डुप्ले, क्योंकि उसको टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना था। द फ्रेंच गवर्नर द फ्रेंच गवर्नर डुप्ले was the first European to interfere in the internal politics of Indian ruler, यानी कि हिंदुस्तान की अपनी पॉलिटिक्स जो थी उसमें ये पहला यूरोपियन था जिसने उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने चंद्र साहिब के साथ प्रॉमिस किया कि बताया कि मैं तुम्हें गद्दी पे बिठाऊंगा अगर तुम मेरा साथ दोगे। डुप्ले आल्सो साइडेड विद मुजफ्फर जंग ऑफ हैदराबाद एंड प्रॉमिस्ड हिम टू सूबेदार ऑफ डेक्कन, जो मैंने अभी बताया आपको। Because of the dispute of succession of these territories, Battle of Ambur in 1749 was fought. ठीक है। In this battle, Muzaffar Jang, Chandra Sahib and Dupleix together deployed their army and defeated Anwaruddin and killed him. Thus, Muhammad Ali, son of Anwaruddin, जो मैंने अभी आपको बताया, and real heir to the throne of Karnataka, ran and took shelter in the तिरुचिरापल्ली फोर्ट, जिसको आज तिरची बोलते हैं, ठीक है। The rest of the region of Carnatic was now under Chandra Sahib and Arcot became his capital। अगर आपको अभी याद होगा तो यहाँ पे एक जगह थी मैप पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक जगह थी आरकॉट कार्नेटिक में, वो कहाँ था, मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है। देखिए,
अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो ये आर कार्ड था, सॉरी यहाँ पे, एक मिनट, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आर कार्ड, ये कैपिटल थी किसकी, ये पहले अनवरुद्दीन की कैपिटल थी। अब अनवरुद्दीन की कैपिटल, अब जब अनवरुद्दीन नहीं रहा तो जाहिर सी बात है कैपिटल किसके पास चली गई, कैपिटल तो चंद्र साहिब के पास ही चली चली गई। इसीलिए डुप्ले को क्या रिटर्न में हुआ, डुप्ले गॉट बिग रिटर्न्स फॉर दिस फेवर एज चंद्र साहिब गेव हिम 80 विलेजेस इन पांडिचेरी। चंद्र साहिब ने वापसी में तो कुछ देता ही, वो उसने क्या बोला, उसने बोला कोई बात नहीं यार, तू मेरा दोस्त है, ये लो 80 गांव तुम्हें। तो डुप्ले, जाहिर सी बात है वो बहुत खुश हो गया। On the other hand, in Hyderabad, Nasir Jang's army revolted against him, and in which Nasir Jang was killed. As the throne as the throne was empty, thus Duple immediately made Muzaffar Jang the new Nizam of Subedar of Hyderabad. Duple stationed his best officer Basi at Hyderabad and maintained such influence in the court. In return, अब क्या हुआ, मुजफ्फर जंग ने क्या दिया अब डुप्ले को, 50 लाख रुपए कंपनी को दिए, यानी कि उस जमाने के 50 लाख, हम 1749 की बात कर रहे हैं, उस जमाने के 50 लाख आज के बहुत ही ज्यादा पैसे हो गए। 5 लाख दिए किसको, कंपनी सोल्जर्स को जिन्होंने उसके साथ लड़ाई की, मतलब उसके साथ साथ में लड़ाई की। 20 लाख रुपीज कैश टू डुप्ले हिमसेल्फ, मतलब डुप्ले को अलग से ही दिए। कंपनी को 50 लाख दिया, 5 लाख सोल्जर्स को दिया और डुप्ले को 20 लाख दिया उसी के लिए सिर्फ। Also, after paying 1 लाख रुपीज पर ईयर, डुप्ले गॉट द टाउन ऑफ मुसलीपट्टनम, उसके साथ साथ मुसलीपट्टनम भी उसको दिया। डुप्ले was also made the honorary governor of Mughal dominion from river Krishna to Kaveri। रिवर कृष्णा टू कावेरी तक जितने भी मुगल डोमिनियंस थे वहां पे उसको गवर्नर बना दिया गया। अब यहाँ पे क्या, देखिए अब जो ये बैकग्राउंड यहाँ से चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो पागल हो गए, उन्होंने बोला कि ये जो बंदा है डुप्ले, ये कुछ अलग ही बंदा है, इसके पास दिमाग बढ़िया है और इसको टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे। वहां पे जो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई ब्रिटिशर्स में, वहां पे उन्होंने बताया कि अब हमें करना है तो करना क्या है। वहीं पे उस जमाने में एक चाय वाला था, ठीक है, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो कॉफी वॉफी सर्व कर रहा था किनको, जो ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल्स होते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। तो अब सारे वहां पे परेशानी, तो जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने बताया कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है इस चीज का, कि हम इस चीज को कैसे टैकल करेंगे। और उन्होंने बताया किसको, ऑफिशियल्स को जो वहां पे थे। अब वो क्या थे वो मैं आपको बाद में समझा देता हूँ। और जिसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा गेम खेला कि सारा कुछ जो अभी फ्रेंच जितना राइज हो रहा था वो सारा उनका डाउनफॉल आना शुरू हो गया। अब वो क्या था आइए देखते हैं। नोट क्या, दिस was an important turning point in Indian history because from here Britishers learned the formula of kingmaker। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, इसको बाद में ढूंढता तो डुप्ले है लेकिन बाद में ये ब्रिटिशर्स यूज करते हैं इसको। द ब्रिटिश वाज लूजिंग देयर कमांड ऑन इंडियन टेरिटोरीज एंड इन द बैकग्राउंड रॉबर्ट क्लाइव वाज अपॉइंटेड एज द आर्मी चीफ ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ये जो बंदा था रॉबर्ट क्लाइव, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा था और इसी की वजह से यहाँ पे ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल हो गए हम पे 200 साल लगभग रोल करने के लिए, क्योंकि इसने जो फाउंडेशन दी वो बहुत ही बढ़िया थी। और जहां जहां पे ब्रिटिश फंस जाती थी इधर रूल करने में, वहां वहां पे रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता था। अब क्या हुआ, जो अब ये रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने क्या किया, जब वहां पे त्रिची में, जब वहां पे फोर्ट था, मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक फोर्ट है त्रिची में, त्रिची फोर्ट, वहां पे कौन छुपा बैठा था, वहां पे छुपा बैठा था अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली। ये ये यहाँ पे छुपा हुआ बैठा था जो मैंने अभी आपको बताया था। अब इनको क्या हुआ,
ये राजा साहिब और चंद्र साहिब ये फोर्ट के बाहर ये बैठे थे कि कब ये निकलेगा यहाँ से और हम इसको मारेंगे, क्योंकि ये फोर्ट के अंदर था। अब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने आरकाट की कैपिटल पे हमला किया, ये सॉरी आरकाट पे हमला किया, जो कि कैपिटल थी किसकी, चंद्र साहिब की थी ना। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया आरकाट कैपिटल थी, आरकाट बिकेम द कैपिटल ऑफ चंद्र साहिब। तो ये चंद्र साहिब और उसका बेटा कैपिटल छोड़ के यहाँ पे बैठे थे, और जब कैपिटल खाली था रॉबर्ट क्लाइव ने उस पर हमला करवाया। ठीक है, जब आरकाट जो कैपिटल थी इसकी जब उस पर हमला हो गया तो ये जल्दी जल्दी यहाँ से दोनों निकले और आरकाट को बचाने के लिए चले गए। लेकिन बीच में एक जगह थी जो कि जहाँ का जो बादशाह था वो चंद्र साहिब का दोस्त था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करवाया, रॉबर्ट क्लाइव ने जो जगह थी उसका नाम था तंजौर, और वहां के बादशाह को उसने सुपारी दी किसकी, रॉबर्ट क्लाइव की। बोला कि चलो इसको बीच में ही निपटा लेना। तो मसला क्या हुआ, अब इसके जो दोस्त थे वो उसने बोला इसको कि आप कहाँ जाओगे, यहाँ इतनी रात भर यहीं पे बैठो। तो चंद्र साहिब ने बोला नहीं नहीं यार, आरकॉट में हमला हो गया, मुझे जाना है। एंड ही वॉज ल्यूर्ड बाय किंग ऑफ तंजौर, एंड ही वॉज ल्यूर्ड बाय वुमन। इसको थोड़ा सा ज्यादा ही मसला था, तो ये फंस गए हनी ट्रैप में। और जब ये हनी ट्रैप में फंस गए, इसने चंद्र साहिब को और उसके बेटे को बीच में ही एलिमिनेट कर दिया, और वो कभी आरकाट पहुंचे ही नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं डिटेल्स में इसको। ठीक है, द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया वॉज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एंड अकॉर्डिंग टू हिज मास्टर प्लान रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड आरकॉट द कैपिटल ऑफ चंद्र साहिब विद द हेल्प ऑफ मोराई राव a Maratha. As he ran to save his capital, Chandra Sahib and his son Raja Sahib both were eliminated on the way of King of Tanjore, also a plan of Robert Clive, जो मैंने आपको बताया था। Finally, Muhammad Ali was appointed as the Nawab of Carnatic under British ये protection। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लीगल हायर टू द थ्रोन था। अब ब्रिटिश ने क्या किया, जब फ्रेंच इनके साथ हो गई, अब ब्रिटिश को किनके साथ होना चाहिए था, जो ये रियल हायर टू द थ्रोन था। अब अगर रियल हेड टू द थ्रोन मोहम्मद अली था तो मोहम्मद अली को उसने अपॉइंट किया किंग वहां पे, यानी कि नवाब, नवाब किया अपॉइंट मोहम्मद अली को। ठीक, अब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव कंस्पायर्ड अगेंस्ट मुजफ्फर जंग व्हाइल ही वाज being escorted to Pondicherry under the protection of French official Bassi. Muzaffar Jung was killed on the way by a few Pathans. The other son of Nizamul Mulk was made to the Nizam of Hyderabad. क्या हुआ, यहाँ पे पहले जब रिवोल्ट किया था इसकी आर्मी ने, तो फिर नासिर जंग जो था वो वहां पे एलिमिनेट हो गया था। अब यहाँ पे कौन था सूबेदार, मुजफ्फर जंग। अब मुजफ्फर जंग की आर्मी ने ही रॉबर्ट क्लाइव ने करवाया क्या, अटैक, कॉन्स्पिरेसी करवाई, और मुजफ्फर जंग के खिलाफ उसकी आर्मी ने बगावत की, और जब उसकी आर्मी उसके खिलाफ हो गई तो मुजफ्फर जंग को भी एलिमिनेट किया गया वहां। और जो दूसरा बेटा था निजाम मुल्क का, वो उसको बिठाया गया हैदराबाद की गद्दी पे। अब हैदराबाद पे इनडायरेक्ट रूल कौन कर रहा है, ब्रिटिश। और कार्नाटिक पे इनडायरेक्ट रूल कौन कर रहा है, ब्रिटिश। देयर कम्स द पॉलिसी ऑफ किंग मेकर, कि राजा बनाओ और पपेट रूलर रखो वहां पे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जहां जहां पे गैप थी वहां वहां पे अपने पपेट रूलर भर दिए और खुद इनडायरेक्ट रूल करना स्टार्ट किया। अब क्या बात हुई, अब सबसे बड़ा थ्रेट जो था वो डुप्ले था, उसको टैकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता, क्योंकि डुप्ले, ये डुप्ले का ही प्लान है जिसको ये कॉपी कर रहे हैं किंग मेकर का। अब डुप्ले को रास्ते से हटाना था, उसके लिए भी मास्टर प्लान डुप्ले ये रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, ब्राइबर्ड द फ्रेंच ऑफिशियल्स एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कॉल बैक, यानी कि वहां फ्रेंच में, फ्रेंच में कहां पे, यहाँ पे उन्होंने, जो यहाँ पे फ्रेंच है, यहाँ पे उन्होंने ब्राइब दी किनको, फ्रेंच
हायर ऑफिशियल्स को, और इसको बुलाया गया वापस हिंदुस्तान से। The government, as an excuse, started criticizing his policies in India, and as a result, Dupleix was called back to the France. और अब मत इसको बोलते कि हमने खाया है पैसा और आप आ जाओ इधर। तो उसको ये एक्सक्यूज दिया कि आप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में घुसे, आपने हिंदुस्तान में ये करवाया, आप वो आपने जंग करवाए, वहां पे 3 वार्स में आप इन्वॉल्व हो गए, तो आप अच्छे नहीं हो वहां पे गवर्नर बनने के लायक, और उसको बुलाया गया वापस। और उसके बाद इस बंदे को गोडहेव इसको फ्रेंच गवर्नर किया अपॉइंट, कहाँ पे, इंडिया में। हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन विद ब्रिटिश एंड कंक्लूडेड पीस ट्रीटी विद हिम। अब पीस ट्रीटी भी की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे वार होगा, फिर ट्रीटी होगी, और फिर से वार होगा, फिर से ट्रीटी होगी, तो ये चलता रहता था। अब क्या मसला हुआ, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी वॉज साइनड। मैं पहले वाले में कौन सा ट्रीटी ये साइन हुई थी, मुझे कमेंट में बताना। पहले वाले वार में, दूसरे सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हो गई ब्रिटिश नवाब और फ्रेंच के दरमियान। उस ट्रीटी में ये बताया गया कि आप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगे, और ना तो आप लड़ाई करोगे लोकल रूलर्स के साथ। अंडर दिस ट्रीटी द फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स गिव अवे ऑल द टाइटल्स अवॉर्डेड बाय द मुगल एम्पायर। यानी कि जितने भी मुगल एम्पायर थे, जितने भी उन्होंने उनको अवार्ड दिए थे, उसको आप गिव अवे करो, ठीक है। एंड द लोकल रूलर्स को भी। दे आल्सो प्रॉमिस ईच अदर नॉट टू टेक साइड्स एंड quarrels विद द लोकल रूलर ऑफ इंडिया। Basi stayed back in Hyderabad, and later on this treaty proved to be very beneficial for British, क्योंकि ये यहीं पे नहीं रुकते हैं। Battle of Ambur was an important landmark, as from here British learned the formula of Kingmaker, ठीक है, किंग मेकर, जो मैंने आपको अभी बताया था। द आइडिया वाज इंटरवीन इन द म्यूचुअल quarrel among Indian princes, and by supporting one against the other secure monetary, commercial and territorial favors from the victor। यानी कि जो जीतेगा कहीं पे, दोनों की लड़ाई में अगर ब्रिटिश इसको सपोर्ट करेगा और ब्रिटिश यहाँ पे इसके साथ जीतेगी, तो ब्रिटिशर्स को क्या फायदा होगा, इनको टेरिटोरियल कमांडर्स दिए जाएंगे उस एरिया के, और वहां पे जितने भी एडवांटेजेस होंगे, जितने भी ब्रिटिशर्स को चाहिए, वो वहां पे छीन के लेते थे, मतलब, और वहां पे इनडायरेक्ट रूल करते थे। ऑल्सो ऑल्दो दिस फार्मूला वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था, बट प्रैक्टिकली अप्लाइड टाइम एंड अगेन इन द ब्रिटिश एंड अगेन इन इंडिया बाय द ब्रिटिश, और ब्रिटिश इसको बाद में यूज करते हैं। आइए समझते हैं अब थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वार को। देखिए, हिस्टोरिकल रीजन और इमीडिएट रीजन हम पढ़ेंगे पहले। इन दोनों को समझने के लिए पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल रीजन क्या था। हिस्टोरिकल रीजन 7 ईयर वॉर ऑफ यूरोप, यानी कि 7 साल का जो वार था यूरोप में, वही एक हिस्टोरिकल रीजन पैदा हो गया, जो कि इन्होंने इंडिया में ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब क्या था ये 7 ईयर वॉर ऑफ यूरोप, ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में एक वार हुआ था। किस पे, टेरिटरीज इन कनाडा पे, यानी कि कनाडा की कुछ टेरिटरीज थी, वही उसी पे ये वार शुरू हुआ। आइए देते हैं नजर वर्ल्ड मैप पे और समझते हैं इस चीज को, ये 7 ईयर ऑफ वार क्या था। देखिए, एज यू नो कि फ्रेंच और ब्रिटिश ये दोनों अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड कर रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने यूएस को बसाया था, अमेरिका को बसाया था, कहाँ पे, कनाडा के ईस्ट पे। अगर ये कनाडा है तो यहाँ ईस्ट पे इन्होंने बसाया था किसको, यूएस को, यूएस की टेरिटरीज को। और जो ये कनाडा था, ये किनका एरिया था, ये फ्रेंच का एरिया था। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अब पूरा डोमिनेंस करना शुरू किया कर दिया। अब ये डोमिनेशन चाहते थे, जिसकी वजह से फ्रेंच प्रोवोक हो गए, और उन्होंने इनके साथ एक जंग छिड़ी, जिसका, और जो जंग 7 साल तक यहाँ पे चला, जिसका नाम पड़ गया 7 ईयर वार, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर आप आज भी देखोगे, कनाडा में एक जगह है,
ठीक है, क्यूबिक नाम है उसका, क्यूबिक। वहां पे अभी भी वो फ्रेंच कॉलोनी थी, वहां पे अभी भी क्या फ्रेंच डोमिनेंस है। और अब इसी वार को इन्होंने ड्रैग कर दिया कहां पे, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के दरमियान झगड़ा हुआ, तो जाहिर सी बात है ये झगड़ा अब हिंदुस्तान में भी आएगा, और इन्होंने वही किया, इसको खींच लाए हिंदुस्तान में। इमीडिएट रीजन क्या थे इस चीज के, देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो था, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, जो कि अब गवर्नर था किसका, फोर्ट विलियम का, और आर्मी चीफ वाटसन, यानी कि जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उनका चीफ था वाटसन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चंद्रनगर पे अटैक किया, जो कि बहुत ही ज्यादा रिच प्रोविंस माना जाता था चंद्रनगर, बंगाल का। ठीक है, जब मैं बंगाल की बात करूंगा तो तब मैं आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें। अटैक्ड एंड कैप्चर्ड द फ्रेंच फैक्ट्रीज इन चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार एंड पटना। देखिए मैंने आपको मैप में बताया था ऊपर कि मद्रास में ब्रिटिशर्स रहते थे और पुडुचेरी में फ्रेंच रहते थे। जब इन्होंने पौंडीचेरी के ये फैक्ट्रीज पे हमला किया, तो यहाँ के जो फ्रेंच थे वो प्रवोक हो गए, और उन्होंने जब रिटेलिएट किया तो यहाँ पे थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वार शुरू हो गया। क्या अब जरा इस चीज को हम पूरे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, captured the French factories in Chandrannagar, Balasore, Kasim Bazar, and Patna. After the victory of Plassey in India, in enthusiasm the British became offensive। देखिए इन्होंने ताजा ताजा वहां पे बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में जीता था, और ये बैटल ऑफ प्लासी हम अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनको लग रहा था कि हम यहाँ पे अब पॉलिटिकल डॉन है और हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, तो इन्होंने फ्रेंच को पोक किया, और रिटेलिएट में फ्रेंच के जो नए ऑफिसर थे जिसका नाम था थॉमस आर्थर। ठीक है, और ये जो थॉमस आर्थर थे इसको बोलते थे काउंट डे लैली। क्यों? क्योंकि ये एंटायर इंडिया में जितने भी फ्रेंच टेरिटरीज थे उनका हेड था ये। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिटेलिएशन में फोर्ट फोर्ट सेंट डेविड और चंद्रनगर वापस रिकैप्चर किया ब्रिटिश से, यानी कि जब ब्रिटिश ने इनसे छीन लिया था, इसने वापस छीन लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, और यही नहीं, अभी और सुनिए क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्च किया मद्रास पे, यानी कि जहां पे ब्रिटिश रह रहे थे, जो भी मैंने आपको अभी मैप पे बताया था, और उस बैटल का नाम पड़ गया बैटल ऑफ वेंडी वॉश। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिसिसिव बैटल फॉर सुप्रीमेसी इन इंडिया फॉट बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स इन 1760। और ये बैटल फ्रेंच यहाँ पे हार जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश का जो हेड है यहाँ पे सर आयरी कोट, ये हराते हैं किसको, काउंट दे लैली को, और बसी जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था इसको प्रिजनर ले जाते हैं, और माहे और जिंजी जो कुछ एरियाज थे वो फ्रेंच वहीं पे लूज कर जाते हैं। ठीक है, ऑन 16 जनवरी 1761 Pondicherry was finally captured by the Britishers and Count de Lally submitted himself after gallantly defending Pondicherry for 8 long months। यानी कि 8 महीने तक ये पौंडीचेरी को अपने कैपिटल को, फ्रेंच कैपिटल को डिफेंड करते हैं, और उसके बाद ये सबमिट करते हैं, क्योंकि जब खुराक वराक बंद हो जाता है तो ये काम करते हैं, ये अपने आप को सबमिट करते हैं वहां पे, और एक वार जो है कंप्लीटली एंड होता है कहां पे, इंडिया में। और उसके बाद क्या होता है, ट्रीटी साइन होती है। क्यों ट्रीटी साइन होती है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वार ट्रीटी वार, वार ट्रीटी वार, यानी कि हर वार के बीच में ट्रीटी साइन होती थी, और इस ट्रीटी का नाम पड़ गया ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब ट्रीटी ऑफ पेरिस क्यों नाम पड़ गया इसका, क्योंकि इन्होंने ये 7 ईयर वार जो था, ये यूरोप का मसला था, ये यहाँ ड्रैग करवाया। अब वही ट्रीटी साइन हो गई फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, जहां पे 7 ईयर वार एंड हो गया उस ट्रीटी में, और फ्रेंच और ब्रिटिश में आपस में सुलह हो गई कहां पे, यूरोप में। अब इंडिया में भी होनी है फिर। इस ट्रीटी में ये लिखा गया कि फ्रेंच सिर्फ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ये यहाँ पे फोर्टिफिकेशन अलाउड नहीं है इनको। यानी कि पहले जब ये लोकल रूलर्स को बोलते थे हम आपस में यहाँ पे ब्रिटिशर्स हमें सताते हैं तो हम फोर्ट बनाएंगे उसी लिए,
ब्रिटिशर्स बोलते थे फ्रेंच और डच हमें सताते हैं, हम इसलिए फोर्ट बनाएंगे। अब इन्होंने इस ट्रीटी में इनको बोला कि आप यहाँ पे ना तो फोर्ट बना सकते हो, ना तो अपनी टेरिटरीज एक्सपेंड कर सकते हो, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर सकते हो। और उस ट्रीटी में इन्होंने चंद्रनगर के बगैर सब कुछ उनको दिया। क्यों चंद्रनगर के बगैर दिया? क्योंकि ये बंगाल का रीजन है, और मैं आपको जब अभी स्टेट ऑफ बंगाल पढ़ाऊंगा वहां पे मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बंगाल। और चंद्रनगर से बहुत ज्यादा इकोनॉमी जनरेट होती थी। पौंडीचेरी वापस दिया गया फ्रेंच को। और अब जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं होता है तब तक फ्रेंच यहाँ पे सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वार 1756 टू 1763। अब हम बात करेंगे द स्टेट ऑफ बंगाल की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम पैरेलल पढ़ेंगे बंगाल और कर्नाटक। अगर आपको याद होगा हमने क्या किया, हम इसको मैप को थोड़ा सा जूम करेंगे, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया, हमने यहाँ पे कर्नाटक डिस्कस किया, ये वाला रीजन पहले। और उस टाइम मैंने आपको बताया कि हम बंगाल को भी साथ साथ पढ़ेंगे। जब मैं कर्नाटक डिस्कस कर रहा था तब मैंने हैदराबाद को भी डिस्कस किया, अभी सेकंड एंग्लो कर्नाटक वार में। अब क्या मसला हुआ, अब अगर हमने ये चीजें डिस्कस की, पुलिकट किया, मद्रास, पांडिचेरी, ये सारी चीजें डिस्कस की हमने, अब हमें साइड में बंगाल भी डिस्कस करना है। क्यों बंगाल क्यों डिस्कस करना है? क्योंकि थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वार जो हुआ उससे पहले कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल हो गया, यानी कि बंगाल पे कब्जा हो गया ब्रिटिशर्स का। इसीलिए और उस जब यहाँ से ब्रिटिशर्स जीत के आएंगे फिर ये यहाँ पे थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वार भी लड़ेंगे, और जहां पे ब्रिटिश फिर से विक्टोरियस होगा वो हमने देखा। अब हम देखेंगे बंगाल का मसला क्या है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस चीज को। स्टेट ऑफ बंगाल देखिए, मैं ये चार्ट्स जो बना रहा हूं ये अक्सर यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं कि किस चीज का फाउंडर कौन था। अब हम बात करेंगे, पहले इस डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, ये फ्लो चार्ट जो मैंने बताया है बनाया है इसको हम पहले समझेंगे। मुर्शिद अली खान, ही वॉज द फर्स्ट नवाब निजाम ऑफ बंगाल, और यही फाउंडर भी था किसका, बंगाल का, मुर्शिद अली खान। ठीक, he used to serve under Mughals and was made नवाब निजाम ऑफ मुर्शिदाबाद बाय फारूक सियार। फारूक सियार ने इसको बंगाल दिया था और बोला था कि आप बंगाल पे राज करो। ठीक है, और जो ये मुर्शिद कुली खान थे ये ट्रिब्यूट दिया करते थे फारूक सियार को। और उसके बाद जो सक्सेसर इसके थे, यानी कि शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, सरफराज खान, अली वर्दी खान और ये सिराजुद्दौला। ठीक है, ये फिर बाद में जब ये पावर में आए, जब ये सत्ता में आए, तो फिर इन्होंने फारूक सियार को ट्रिब्यूट नहीं दिया। ठीक है, बिकेम एन इंडिपेंडेंट ऑफ मगल। जब डिक्लाइन हो गए लास्ट में, तब लास्ट में यहाँ पे जो नवाब था वो सिराजुद्दीन दौला था। सिराजुद्दीन दौला assumed the throne of Bengal in 1756 when British were active in those regions। जब यहाँ पे ब्रिटिश एक्टिव हो गए तब यहाँ पे जो रूल कर रहा था वो सिराजुद्दौला था। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बंगाल। अच्छा, इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करेंगे, बंगाल इंपॉर्टेंट क्यों था? बंगाल इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो दो तीन चीजें थे वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीजें थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले यहाँ पे फर्टाइल लैंड था। उस फर्टाइल लैंड से क्या हुआ, एग्रीकल्चर की पैदावारी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई थी, यानी कि यहाँ से इकोनॉमी ज्यादा राइज कर रही थी। दूसरी तरफ से क्या था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे, यानी कि यहाँ पे जूट मिलता था, यहाँ पे जितने भी चीजें मिलते थे उनको हम हैंड क्राफ्ट करते थे, और उस चीज से बंगाल की जो इकोनॉमी है वो राइज होती थी। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, बंगाल वाज द मोस्ट फर्टाइल एंड द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया। इट इंक्लूडेड द पार्ट्स ऑफ। और जब मैं बंगाल की बात करूं तब ये सिर्फ आज का बंगाल नहीं है, ये एक तो बांग्लादेश है आज का। ठीक है, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का आधा पार्ट,
बिहार का पार्ट और असम का पार्ट, यानी कि इतना सब कुछ मिला के जो बनता है वो उस टाइम का बंगाल था। और ये बहुत ही बड़ा रीजन था, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, इट इंक्लूडेड द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे बांग्लादेश, बिहार, असम, उड़ीसा और खुद वेस्ट बंगाल भी। इट इज इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स स्पेशली जूट were also developed and was very well known for agriculture. Europeans were fond of saltpeter, rice, indigo, pepper, sugar, silk, कॉटन, टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ बंगाल। और इससे बड़ा जो सबसे मतलब जिसकी वजह से बंगाल बहुत ज्यादा फेमस था वो क्या था, वो था यहाँ के रूट्स। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया था रूट्स के बारे में। तब मैंने आपको बताया था तक्षशिला टू तांबर लिप्ति, जीटी रोड मैंने बताया था, और मैंने आपको सिल्क रूट के बारे में बताया था। मैं आपको फिर से ये समझाता हूं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करेंगे रूट्स की, यहाँ पे उत्तरापथ रूट मैंने आपको अपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। ये तक्षशिला ताम्रलिप्ति जो रूट है ना, ये खत्म होता है, ये पास होता है बंगाल में, जिसकी वजह से बंगाल में ट्रेड बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का होता था, यानी कि ट्रेड के लिए ये माना जाता था। दूसरा जो चीज था, अगर हम जीटी रोड की बात करेंगे, वो भी बंगाल से ही गुजरता था। और अगर हम सिल्क रूट की बात करेंगे, ये सिल्क रूट जो मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, देखिए सिल्क रूट यानी कि जो यूरोप से लेके चाइना तक जो जाता था रूट, ठीक है। ये भी कहाँ जाता था, अगर आप देखोगे ये लाइन यहाँ जाती थी, ये भी बंगाल में ही एंड होती थी, यानी कि ट्रेड का हब बंगाल था। ब्रिटिशर्स को ये बात पता थी कि इसीलिए उन्होंने पहले जब यहाँ पे आए, इसीलिए उन्होंने पहले 1600 लगभग 1686 में ये आए और होगली पे अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया था। लेकिन उस टाइम सेंट्रल रूलर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। उस टाइम सेंट्रल रूलर औरंगजेब था और उन्होंने इनको बाहर धकेला, और फिर ये यहाँ पे पॉलिटिकल पावर में नहीं आए 1686 में, फिर एज ए ट्रेड करने यहाँ पे आए। लेकिन फिर ये मौका कब मिला, ये 1739 में मिला, जब बैटल ऑफ करनाल होता हुआ था। इसीलिए सेंट्रल रूलर अगर स्ट्रांग होता तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे कब्जा नहीं करते। जब मुगल डिक्लाइन हो गए तभी यहाँ पे ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल हो गए यहाँ पे राज करने के लिए। चलिए अब समझते हैं इसको अच्छे से। ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेड कलर पेन से, द बंगाल वॉज द कुबेर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स प्रोविंसेस वॉज फुल ऑफ ट्रेजरी। ट्रेजरी क्यों, क्योंकि ये तीन चीजें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रही थी बंगाल की इकोनॉमी को। ड्यू टू दीज रीजंस द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स सर्वेंट्स हैड highly profitable trading interests in the province as 60% of total British import from Asia consisted of goods from Bengal। 60% जो ट्रेड कर रहे थे वो यहाँ हिंदुस्तान में, 60% का जो ट्रेड था पूरा वो जाता था सीधे ब्रिटिशर्स को बंगाल से ही। अच्छा, अब क्या मसला है, देखिए अब जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे उनको ट्रेड कंसेशन दिए गए मुगल्स ने, ठीक है। और वो ट्रेड कंसेशन टोटल 4 थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश यहाँ पे अच्छे से घुस पाई। सबसे पहले ट्रेड कंसेशन दिया शुजाउद्दीन, ये शाहजहां का बेटा था। इसने कैसे दिया इनको ट्रेड कंसेशन, आइए समझते हैं इस चीज को। देखिए, Governor of Bengal, irritated by Portuguese, initially allowed the British to establish their market in limited area in Bengal। ये मैंने आपसे डिस्कस किया है दूसरे लेक्चर में, ठीक है। बट लेटर, देखिए पहले तो गवर्नर जो था बंगाल का वो बहुत ही इरिटेट हो गया था पोर्तुगीज से, क्योंकि उन्होंने वहां पे धर्म परिवर्तन शुरू करना, उन्होंने वहां पे धर्म परिवर्तन स्टार्ट किया था और वो वहां पे लूट मार कर रहे थे, वो लोगों को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर रहे थे। उसकी वजह से वो इरिटेट हुआ था। लेकिन जब ब्रिटिश वहां पे आई
उसके दरबार में, शाहजहां के दरबार में, तब उन्होंने वहां पे देखा कि सारे मायूस हैं, मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा है। जब ब्रिटिश ने उनसे पूछा कि क्या मसला है, उन्होंने बोला कि शाहजहां की जो बेटी है जहानारा, जहानारा वो बहुत बीमार है और बचने की उम्मीदें नहीं है क्योंकि वो मरने वाली थी। तब ब्रिटिश जब पलटन जाती थी ब्रिटिश कहीं पे, तो उनके साथ डॉक्टर साथ होते थे, जैसे आज होता है जब आर्मी कहीं पे जाती है। वहां पे एक डॉक्टर था, उसका नाम था गैब्रियल बॉटन। डॉक्टर गैब्रियल बॉटन ने जब उस जहानारा को देखा, उसको पता चल गया कि इसको मलेरिया हुआ है और उस टाइम मेडिसिन डेवलप हुई थी। उसने इसको पेंसिलिन का एक शॉट दिया और जब उसने पेंसिलिन का एक शॉट दिया, जहानारा ठीक हो गई विद इन 2 डेज में। और जब शाहजहां और शुजाउद्दीन ने ये देखा, उन्होंने बोला, वो बहुत खुश हो गए और ब्रिटिशर्स को बोला कि हम क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी। तो खिदमत में ब्रिटिशर्स ने उनसे पूछा कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इन रिटर्न ही गेव देम परमिशन टू एंकर 1-2 ट्रेडिंग शिप्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी। यानी कि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी खत्म। अब इससे क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स पे कस्टम ड्यूटी नहीं लग गई, तब ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते दामों में इंडिया में बिक गए, जिसकी वजह से जो लोकल ट्रेड था वो हैम्पर हो गया। क्यों? क्योंकि अब लोकल ट्रेड जो था वो महंगा बिकने लगा एज कम टू फॉरेन प्रोडक्ट्स। इसीलिए यहाँ पे ये नुकसान हो गया इस चीज से। दूसरा कंसेशन क्या था? दूसरा ट्रेड कंसेशन औरंगजेब ने दिया। देखिए, औरंगजेब ने इनको बहुत ही ज्यादा जलील किया था पहले ही, क्योंकि औरंगजेब एक स्ट्रांग रूलर था और उसने पहले ही, जब ब्रिटिशर्स ने भी पुर्तगीज की तरह यहाँ पे धर्म परिवर्तन स्टार्ट किया, लूट मार कर रहे थे, तो औरंगजेब ने वसी खान को भेजा था वहां पे मिलिट्री कैंपेन उनके लिए। और जब वसी खान आया था वहां पे, उन्होंने वहां पे फैक्ट्रीज उनकी डिस्ट्रॉय की थी जो कि हुगली में उन्होंने बनाई थी। और वहां पे सारे लॉज, जो ट्रेडिंग राइट्स थे, वो उनसे छीन लिए गए थे। और फिर औरंगजेब जो था, उसने सारे ट्रेडिंग राइट्स उनसे छीन लिए। फिर ब्रिटिश वहां पे आई और औरंगजेब के पैरों में पड़ गई, सर हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। लेकिन औरंगजेब ने माना नहीं। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक ब्रिटिश ऑफिशियल आया, उसका नाम था जॉब चारनॉक, और वो वहां पे मीडिएटर बन गया, जिसने ईआईसी और औरंगजेब के बीच में कुछ किया, जिसकी वजह से ईआईसी और औरंगजेब में बात बन गई। वो क्या था? उसने बोला, जो जॉब चाहना था, उसको पता था कि औरंगजेब को पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि औरंगजेब शाहजहां का बेटा था और शाहजहां ने सारी ट्रेजरी खाली की थी ताजमहल बनाने पे और पीकॉक थ्रोन पे बनाने में। और उसने सारा जो मुगल ट्रेजरी था उस टाइम, वो सारा खर्च किया था, जिसकी वजह से औरंगजेब के टाइम पे औरंगजेब को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ था रोल करने में। और उसने सिर्फ मात्र 1.5 लाख रुपीज इनसे फाइन लिए, जिसकी वजह से वापस ट्रेडिंग राइट्स हुगली में रिस्टोर किए गए। अब पहले में कस्टम ड्यूटी, दूसरे में ट्रेडिंग राइट्स, हुगली की फैक्ट्रीज मिल गई। अब क्या हुआ, देखिए, अब हम बात करेंगे तीसरे ट्रेडिंग कंसेशन की तरफ, जो कि अजीम शान था, जो औरंगजेब का बेटा था। इसने क्या किया? अजीम शान देन सुबेदारा बंगाल गेव अवे जमींदारी राइट। इसने जमींदारी राइट ही बेच दिए उनको, सिर्फ 1200 रुपीज में पर ईयर फ्रॉम कंपनी। इन्होंने बोला इनको कि जरा आप मुझे सिर्फ 1200 रुपए दे दो पर ईयर और मैं आपको जमींदारी राइट्स दूंगा। यानी कि अब ब्रिटिशर्स बन गए वहां के जमींदार, बंगाल के जमींदार अब ब्रिटिशर्स बन गए। और जॉब चारनॉक, जिसकी बात मैं अभी यहाँ पे कर रहा था, इसने क्या किया? इसने 3 जगह कंबाइन किए। कौन कौन से? एक था कैलीकट, ठीक है, कहां पे है ये? यहाँ पे कैलीकट था, और सुतनाती था, और गोविंदपुर था। सुतनाती, गोविंदपुर और कैलीकट, इसने इन तीनों जगह को मिला के आज का जो प्रेजेंट डे मॉडर्न कलकत्ता है वही बनाया। और
उस कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया, जिसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव बाद में गवर्नर बनते हैं, जब हमने अभी बैटल ऑफ वैंडीवाश पढ़ा था। और सर चार्ल्स आयर को पहले गवर्नर बनाया, किसका? फोर्ट विलियम का। बाद में रॉबर्ट क्लाइव बनता है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे ब्रिटिशर्स को जमींदारी मिली, यहाँ पे होली की फैक्ट्रीज मिली और यहाँ पे कस्टम ड्यूटी माफ हुआ। अब हम बात करेंगे चौथे ट्रेड कंसेशन की तरफ, वो है फारक सियार। फारक सियार ने कौन से ट्रेडिंग कंसेशन दिए, हम अब वो देखेंगे। द मुगल एम्पायर फारक सियार नॉट ओनली गेव द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ बंगाल, बल्कि इसने बंगाल ही बेच दिया। इसने बोला कि 3,000 रुपए आप मुझे जमा करके दो हर साल, और मैं आपको दस्तक दिया करूंगा। दस्तक क्या था वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। The Mughal Emperor Farrukh Siyar not only gave the trading rights of entire Bengal to the British EIC at just 3,000 rupees, but he also gave the दस्तक। अब दस्तक क्या था देखिए, मान लो यहाँ पे ये पूरा बड़ा सा बंगाल है, क्योंकि ये मत सिर्फ आज का बंगाल है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें आसाम का पार्ट भी है, उड़ीसा का पार्ट भी है, और खुद वेस्ट बंगाल भी है, और बिहार का पार्ट भी है। अब इस बंगाल में चुंगियां लगी हुई थी। चुंगी मतलब टोल, ठीक है, टोल। जैसे आज कहीं पे जाते हैं, फिर जो NHAI पे टोल्स होते हैं वहां पे हमें पैसे देने पड़ते हैं, और फिर हम तभी जा सकते हैं उधर, फास्ट टैग वगैरह, ठीक है। अब बंगाल के पूरे रीजन में इनको हर जगह टोल देना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए बंगाल में 50 टोल पोस्ट थे, यहाँ पे भी पैसे देने थे, यहाँ पे भी पैसे देने थे, यहाँ पे भी पैसे देने थे, ऐसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और ब्रिटिशर्स ने सोचा हमें तो बहुत सारा पैसा टोल्स पे जाता है, हम अब क्या करेंगे। ये गए फारक सियार के पास, और फारक सियार ने इसको बोला कि मुझे आप सिर्फ और सिर्फ मात्र 3,000 रुपए दीजिए पूरे सालाना, और आपको मैं फ्री ट्रेडिंग राइट्स दूंगा, जिसको बाद में दस्तक बोला गया, ठीक है। यानी कि अब ये कहीं पे भी ट्रेड कर सकते थे और विदाउट पेइंग टोल्स, इसका मतलब था दस्तक, ठीक है। अब वापस जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। अच्छा, तो क्या हुआ? दस्तक वाज अ पास व्हिच वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश ट्रेडर्स व्हिच फैसिलिटेटेड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स इन बंगाल एंड गेव देम रिलीफ फ्रॉम ट्रांजिट ड्यूटी। Thus, from 1651 to 1770, the company had already turned into economic कम पावर पॉलिटिकल पावर। क्यों? देखिए यहाँ पे क्या मिला? कस्टम ड्यूटी, यहाँ पे होली की फैक्ट्रियां, यहाँ पे जमींदारी, और यहाँ पे क्या? दस्तक। अब ये सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिकल पावर नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पावर में भी इंटरव्यू, क्योंकि जमींदार बन गए, सारा कुछ इनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा बूम हो गई कि मतलब जब लेटर मुगल्स आए तो ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। This became a boon of East India Company and it helped them to establish their authority, but cursed Bengal Nawabs। अब बंगाल नवाब कौन थे? देखिए, पहले जब ग्रेटर मुगल्स थे यहाँ पे, तब ग्रेटर मुगल्स की पकड़ बंगाल पे थी, यानी कि ग्रेटर मुगल्स कंट्रोल कर रहे थे बंगाल पे। जब लेसर मुगल्स आए, ग्रेटर मुगल्स मतलब अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जब लेसर मुगल्स आए तो तब क्या हुआ? तब की बात है जब मुगल डिक्लाइन होने वाले हैं, ठीक है। तब बंगाल एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बाहर निकला, और वहां पे अब नवाब रूल करने लगे। अब यही ये बोल रहा है कि बट कर्स फॉर बंगाल नवाब। क्यों? क्योंकि मुगल्स ने इनको इतनी ज्यादा ट्रेडिंग कंसेशन दिए थे, जिसकी वजह से अब बंगाल के नवाब जो थे वो परेशान हो गए कि अब हम इनको क्या करेंगे। द नवाब ऑफ बंगाल था मुर्शिद कुली खान, यानी कि ये साहब वेर समहाउ एबल टू हैंड। इसने तो थोड़ा सा कुछ किया था, लेकिन सिचुएशन तब खराब हो गई जब ये सिराजुद्दौला बैठे थे। कहां पे? इसका आप रूलिंग टाइम देखिए, 1756 से 1757 तक इसका रूलिंग टाइम है। आप देख सकते हो कि ये कितना हाइपर इनकॉम्पिटेंट रूलर था, और इसके दौर से सिचुएशन ज्यादा ही वर्स हो गई। आइए समझते हैं कैसे। सिराजुद्दीन दौला। सिराजुद्दीन दौला कौन था? He was a young and dynamic था,
और यंग था। क्यों डायनामिक था मैं भी बताऊंगा। बट ही वाज सफरिंग फ्रॉम इम्पेशंस। इम्पेशंस क्यों सफर कर रहा था ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। इल टेम्पर्ड और लैक ऑफ एक्सपीरियंस के साथ ये बंदा था। लैक ऑफ एक्सपीरियंस क्यों थी? क्योंकि यंग था इसीलिए। Feeling insecure, he acted in the way were counterproductive. The English refused to comply as he felt strong after the victory over French in Carnatic. देखिए, इस टाइम ब्रिटिश ने क्या किया? ये सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार जीत के आए थे और अब इनको लग रहा था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको फील हुआ था कि इंडिया पे रूल करना आसान है, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जहां पे यूनिटी नहीं है। French incarnate, they had also recognized the political and military weakness in India's status. क्यों? क्योंकि सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार हमने अभी पढ़ा, फर्स्ट भी पढ़ा। Thus they wanted to dictate Bengal to। अब ये बंगाल पे कब्जा पाना चाहते थे। क्यों कब्जा पाना चाहते थे? क्योंकि बंगाल एक रिचेस्ट प्रोविंस था। अब क्या क्या चीज हुए इस नवाब के साथ, सिराजुद्दौला के साथ क्या क्या हुआ? मिसयूज ऑफ दस्तक। जो दस्तक पास किया था किसने? फारूक सियार ने। उसका मिसयूज करने लगे। अब किस टाइम पे? सिराजुद्दीन दौला के टाइम पे। ठीक। दूसरा क्या था? शेल्टर रेबल ऑफ नवाब, यानी कि जितने भी नवाब के दुश्मन थे उनको शेल्टर दिया किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। एज यू नो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा, तीसरा चीज क्या हुआ? फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके इर्द गिर्द फोर्ट्स बनाए। क्यों बनाए? ये भी प्रॉब्लम हो गई नवाब के साथ। अच्छा, अब इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। ये सिराजुद्दीन दौला थे। अच्छा, सिराजुद्दीन दौला, ठीक है। इश्यूज ऑफ नवाब दस्तक, द ट्रेड पास वाज गिवन द ब्रिटिश एआईसी। जब एआईसी ने दस्तक जब एआईसी को दस्तक मिल गया, तब इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया काम, इन्होंने ये दस्तक दिया किनको? इंडियन ट्रेडर्स को भी। देखिए, अब अगर ये टोल टैक्स है, ना तो अब ब्रिटिशर्स दे रहे हैं, ना तो एआईसी दे रही है, ना इंडियंस दे रहे हैं। अब ये जब रेवेन्यू ही जमा नहीं हो रहा है, तो फिर ये नवाब क्या करेगा? जिसकी वजह से इसको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ गया है ट्रेजरी में। अब इस चीज से तो प्रॉब्लम होगी नवाब को। देखिए, फैसिलिटेटेड एआईसी एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूटेड इंडियन मर्चेंट, इन्होंने इंडियन मर्चेंट्स को भी दिया ये दस्तक, जिसकी वजह से ट्रेजरी पे इफेक्ट हुआ। दूसरा, as the situation was favorable for the company, so Roger Drake, governor of Fort William, without permission now start Fort William। और दूसरी बात क्या हुई? यहाँ पे रह कहाँ पे रहे हैं एआईसी? एआईसी रह रही है बंगाल में। बंगाल किसका है? बंगाल नवाब का है, दौला का है, ठीक है। अब इसके परमिशन के बगैर आप बनाओगे फोर्ट, और फोर्ट के इर्द गिर्द आप फोर्टिफिकेशन करोगे, ठीक है। आप फोर्टिफिकेशन करोगे तो किस लिए करोगे आप ये फोर्टिफिकेशन? ये है ना, ये एक अहम सवाल है। तो पहले जब इनको बोलते थे कि आप फोर्टिफाई क्यों कर रहे हो चीजों को, ये बोल रहे थे कि हमारे साथ फ्रेंच है जो हमें तकलीफ पहुंचाती है, जो हमसे झगड़ा कर रही है, जो हमारे ट्रेड को हैम्पर कर रही है। डच है। अब ना तो फ्रेंच था ना डच था। अब क्या मसला है? क्यों आप फोर्टिफाई कर रहे हो? जाहिर सी बात है ना, फिर इनको नवाब के साथ ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, या नवाब के साथ, नवाब पे हमला होना है, इसीलिए तो फोर्टिफाई कर रहे हैं ये चीजों को। तो इसको ये पता चल रहा था नवाब को, लेकिन अब मत ये इनको डायरेक्ट बोल सकता था। ठीक। अब क्या हुआ? The company was hostile to him and was favoring his rivals, giving shelter to the नवाब। यानी कि देखिए, इस नवाब के जितने भी दुश्मन थे उनको कंपनी अब दे रही थी क्या? शेल्टर, और उनको अपने यहाँ पे रख रहे थे, अपने घर में, अपनी जगह पे। जो घर किसका था? जो इसी नवाब का था। जाहिर सी बात है इन चीजों पे तो नवाब गुस्सा होंगे ही। Thus he ordered both the English and French to demolish their fortification and Calcutta and Chandragod। अब इसने क्या किया? ऑर्डर किया कि एक तो फोर्टिफिकेशन हटाओ, और फ्रेंच सेटलमेंट को आप फ्रेंच को भी बताया कि आप भी फोर्टिफाई करना बंद करो, जिसकी वजह से फ्रेंच ने तो किया फोर्टिफिकेशन बंद, लेकिन ब्रिटिश ने रिफ्यूज किया। बंगाल इवन अगेंस्ट द विशेस ऑफ नवाब एंड ट्रेड फ्रीली ऑन इट्स ओन टर्म्स।
company refused to do so, being confident about after its victories in the Carnet, AIC was now determined to remain in Bengal. देखिए फ्रेंच ने तो ये चीज की, फ्रेंच ने माना नवाब का, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नवाब का नहीं माना, जिसकी वजह से नवाब को ये पर्सनल अटैक लगा. That was direct challenge to the Nawab's sovereignty, and as his reaction, Sirajuddaulah seized the English factory at Qasim Bazaar, marched on a Calcutta, defeat the company. जिसकी वजह से इन्होंने नवाब ने पूरा का पूरा हमला कर दिया किस पे, एआईसी पे, और वहां पे एआईसी हार गई और नवाब जीत गया. अब अगर नवाब ने ब्रिटिशर्स को खदेड़ा, ब्रिटिशर्स को हराया वहां पे, लेकिन उसने बाद में क्या किया जिसकी वजह से ये फेल फिर से हो गया, बिकॉज ही वॉज इमेच्योर एंड इम्पेशेंट, ही देन हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ फोर्ट विलियम टू सिविलियन ऑफिसर मानिक चंद. देखिए इसने क्या किया, इनको हराया, फोर्ट विलियम अपने कब्जे में किया, लेकिन बाद में फोर्ट विलियम का चार्ज किसको दिया, सिविलियन ऑफिसर को. सिविलियन ऑफिसर को क्यों देना था, आर्मी ऑफिसर को देना था. एज सिविलियन ऑफिसर्स आर प्रोन टू करप्शन, आर्मी ऑफिसर्स आर नॉट प्रोन टू करप्शन. मानिकचंद एक करप्ट ऑफिसर था. He failed to analyze the character of AIC company as पृथ्वीराज चौहान failed. देखिए ये यहाँ पे मेंस ओरिएंटेड पॉइंट है, इसको मैं आपको समझाऊंगा तब जब मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के साथ क्या किया और बाबर ने राणा संगा के साथ क्यों किया. ये मेंस ओरिएंटेड पॉइंट है, आप इसके पीछे ना जाइएगा अभी, ठीक है. आप सीधा सा याद रखिए कि he failed to analyze the character of AIC. He retired from Calcutta, went to his capital. साथ ही साथ में क्या किया, यहाँ से जंग खत्म हुए और फिर अपने कैपिटल मुर्शिदाबाद में चले गए विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए. अभी जंग मतलब खत्म हुआ ही नहीं था. और ये तीन चीजें मिस्टेक्स थी जो नवाब ने वहां पे किया. अब क्या बात हुई इसके बाद, देखिए जब एआईसी यहाँ से हार गई, ठीक है, अगर ये यहाँ पे बंगाल है, जब एआईसी यहाँ पे हार गई तो जो रॉजर ड्रेक था उस टाइम का जो गवर्नर था, उन्होंने क्या किया वहां पे, जब इन्होंने वहां से ये हारे बंगाल से, तो यहाँ पे एक आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक आइलैंड है, उसका नाम है फुल्टा. तो ये यहाँ से तैर के चले गए या हवाई ये क्या बोलते हैं जहाज में चले गए और यहाँ पे एक शेल्टर लिया फुल्टा पे. अब वहां पे मद्रास जो कैपिटल था ब्रिटिश का, वहां पे सबको पता चल गई कि बंगाल हाथ से निकल रहा है, अब क्या करेंगे. तो अब क्या करना था, अब मद्रास में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई और मैंने आपको पहले ही बताया रॉबर्ट क्लाइव को बार बार बुलाया जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव को फिर से बुलाया गया. और रॉबर्ट क्लाइव जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि जिसने थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर जिताया, जिसने जो बार बार आएगा हिंदुस्तान में, और उसको बुलाया. रॉबर्ट क्लाइव आते ही उसने 3 मास्टर स्ट्रोक्स फिर से खेली, ठीक है. सबसे पहले क्या किया, इसको पढ़ते हैं. The tension in Bengal around the Madras Presidency, they immediately called Robert Clive and sent him to the handle the situation, but now as a governor Fort William. Thus from Madras came strong naval and military forces under Admiral Watson. ठीक है, इंग्लिश ये कुछ नहीं है. इसके बाद क्या हुआ, इसने क्या किया, ये आते ही इसने काम किया. He recovered Fort William and Calcutta by bringing Manikchand at the beginning of 1757 and compelled the Nawab to consider all the demands of the English. इसने मानिकचंद को बताया कि आपको क्या चाहिए. मानिकचंद ने बोला मुझे पैसे चाहिए. मानिकचंद ने काम किया. मानिकचंद प्रोन टू करप्शन था. मानिकचंद चले गए फोर्ट से, और फोर्ट किसको हवाले किया, फोर्ट इसने रॉबर्ट क्लाइव के हवाले किया, और रॉबर्ट क्लाइव ने वापस किसको दिया, रॉजर ड्रे को. अब यहाँ पे फिर से फोर्ट में कब्जा हुआ किनका, एआईसी का. दूसरा स्ट्रोक क्या खेला इसने, दूसरा स्ट्रोक ये खेला इन्होंने, इसने जितने भी जहां पे भी बंगाल में नवाब के दुश्मन थे उन सबको बुलाया और बताया कि आपके पर्सनल एम्बिशंस क्या है, पर्सनल एस्पिरेशंस क्या है, और उनके पर्सनल एस्पिरेशंस को फुलफिल कराया और
जिसकी वजह से उसके जो जितने भी ये थे ट्रेडर्स थे, फॉर एग्जाम्पल मीर जाफर था, खादिम खान था, जगत सेठी था, आमिर चंद था, ये सारे इसके राइवल थे, यानी कि ट्रेडर गद्दार थे। इनके पर्सनल एम्बिशन इसने फुलफिल किए और ये वाला स्ट्रोक भी खेला। अब सबसे बड़ा स्ट्रोक जो था वो क्या था? ही स्टार्ट मेलिंगिंग द नवाब एंड द इशू ऑफ ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है? मतलब देखिए, ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है? ब्लैक होल ट्रेजेडी ये है जब नवाब ने वहां पे विक्ट्री हासिल की थी फोर्ट विलियम में, तब जितने भी वहां पे ब्रिटिशर्स थे, जितने भी औरतें थी, जितने भी बच्चे थे, जो भी वहां पे बचे थे, जो भागने में कामयाब नहीं हुई थी, उसने क्या किया? उसने इन सबों को इम्प्रिजन किया, यानी कि टोटल वहां पे 146 पीपल थे। 146 पीपल थे, उसमें से मेंस भी थे, वुमेन्स भी थे और चिल्ड्रन भी थे। इसने क्या किया? इसने एक स्मॉल सा रूम बनवाया था जो 18 फुट बाय 14 फुट का था रूम, और सारे 146 पीपल को इसने उसमें रख दिया। और जब और ये जो रूम था ये विदाउट विंडो और विदाउट मतलब ये फुली बंद थी, जिसकी वजह से ये सारे 146 पीपल अगले दिन सारे सफोकेशन की वजह से मर गए। और इसने क्या किया? डाइड बिकॉज ऑफ सफोकेशन एज व्हेन इट वाज अनलॉक्ड नेक्स्ट 23 पीपल सर्वाइव। सिर्फ वहां पे 23 लोग बचे थे टोटल एक दिन में, और सारे 146 में से 23 जितने बच गए बाकी मर गए थे। और अब क्या किया इसने? ये चीज हाईलाइट की कि ये एक कातिल है, इसने बच्चों को भी नहीं बख्शा, ना तो औरतों पे भी बख्शा। इसने ये पॉइंट हाईलाइट किया, और जिसकी वजह से नवाब को प्रॉब्लम हो गई पीपल सपोर्ट का, यानी कि पीपल ने इसको अच्छे से सपोर्ट नहीं किया। लेकिन नवाब यहाँ पे यहाँ पे वो थोड़ा सा चालाक निकला, इसने इस बात पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब क्या हुआ? देखिए, जब नवाब को इस बात से प्रॉब्लम नहीं हुई, तब ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव ने उसको फिर से पो करना स्टार्ट किया, और उसने फ्रेंच के जितने भी ऑफिसर थे उसने बोला कि जाओ यहाँ से, उठो और निकलो यहाँ से, ये हमारा एरिया है, यानी कि बंगाल। अब ये लेकिन एरिया किसका था? बंगाल प्रोविंस किसका था? बंगाल प्रोविंस था नवाब का, लेकिन फ्रेंच पे अटैक कर रहे थे, फ्रेंच की फैक्ट्रियां जला रहे थे और उनको बोल रहे थे यहाँ से निकलो, ये हमारा एरिया है। जाहिर सी बात है ये पर्सनल अटैक था किस पे? नवाब की सॉवरेनिटी पे, जिसकी वजह से नवाब प्रोवोक हो गए और ब्रिटिश इंडिया ने अटैक किया किन पे? फ्रेंच सेटलमेंट पे। और अब यहाँ पे नवाब की सॉवरेनिटी पे हमला हो गया, और ये कर रहा है लेड बैटल ऑफ प्लेसी। अब इसकी वजह से बैटल ऑफ प्लेसी होगा, यानी कि अब बैटल ऑफ प्लेसी लड़ा जाएगा 1757 में। और बैटल ऑफ प्लेसी हम कल डिस्कस करेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि जो रोल ऑफ ट्रेटर्स थे उनका क्या मसला था, जिनके अभी पर्सनल एम्बिशंस फुलफिल किए गए थे। हम देखेंगे कॉजेज क्या थे, कैसे हारे ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अच्छा, और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारी चैनल कश्मीर सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ में हमने एक नई सीरीज